तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब आप और मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैथ के असाइनमेंट के आंसर जो हैं दे दिए हैं। तो अगर आपको मैथ के असाइनमेंट का आंसर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से आंसर पा सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री असाइनमेंट के आंसर को कैसे लिखना है, कितना बेहतर ढंग से लिखना है कि हमको असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से काफ़ी दिनों से स्कूल बंद है, 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं ओपन हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि 15 अक्टूबर के बाद राज्यों को छूट दे दी है कि वो अपने राज्य में अपने हिसाब से वहाँ की कंडीशंस देख के वहाँ पर स्कूल प्रबंधन के मैनेज के हिसाब से वहाँ स्कूल ओपन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि अक्टूबर या नवंबर तक स्कूल खुल पाएंगे? मान लीजिए खुल भी गया तो आपके क्लासेस लगेंगे। और दूसरी चीज़ें कि अगर मान लीजिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है किसी कारणवश, अगर यही कंडीशन रही कोरोना की, तो आपका मूल्यांकन किस बेस पर किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपका मूल्यांकन जो है असाइनमेंट के बेस पर किया जाएगा, क्योंकि आपको सितंबर से लेकर के फरवरी तक असाइनमेंट दिए जाने हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट के बेस पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप असाइनमेंट को हल्के में ना लें, असाइनमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से लिखे, साफ़ सुथरा लिखे, उसके आंसर को समझे, उसके बाद ही आप उसको अच्छे से कॉपी में लिख लें और उसके बेस पर मूल्यांकन होना है। तो आप अगर हर मंथ हमारे साथ असाइनमेंट के क्वेश्चन, असाइनमेंट के आंसर पाना चाहते हैं और क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स, साइंस और 11-12 केमिस्ट्री की अगर आप क्लासेस पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्टूडेंट मिलता रहे। तो चलिए, मैं आज 12th का केमिस्ट्री का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसके आंसर शीट पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं स्टूडेंट। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिस्टलैटिक्स एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टलैटिक्स क्या होता है देख लेते हैं। क्रिस्टलैटिक्स इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मॉलिक्यूल, एटम और आयन आर डिफिशिएंसी अरेंज इन द as a point and three-dimensional range of the particles, atom and molecules and ion is this space is called the crystal लैटिक्स एंड इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस लैटिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पास साफ लिखा है कि यहाँ पास ईच पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिक्स इज कॉल्ड लैटिक पॉइंट, यानी कि जो जितने भी पॉइंट होते हैं क्रिस्टल लैटिक्स के उसको लैटिक्स पॉइंट्स और लैटिक साइड बोलते हैं हम लोग। ईच पॉइंट इज अ क्रिस्टल लैटिक्स रिप्रेजेंट एन one constitution particles which may be an atom and molecules on ion. Number 3 है lattice point are the joined by the straight line to the bring out of the geometry of the lattice. Okay, इसको देख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन, उसी में 2 क्वेश्चन दिया था। यूनिट सेल देखेंगे अब हम लोग। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल बी डिफाइंड एज द स्मॉल यूनिट इन द क्रिस्टल एंड लैटिक विच when represent over and again in space, है ना, and the generate the crystallatics of the given substance. types of unit cell यहाँ पास लिखेंगे इसका हम लोग। तो प्रिमिटिव एंड सिंपल यूनिट सेल होता है और नॉन प्रिमिटिव सेल भी होता है। तो प्रिमिटिव यानी कि सिंपल यूनिट सेल जो होता है व्हेन द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ, यानी कि जो कॉर्नर में अगर सिर्फ हो गया, यानी कि साफ लिखा है यहाँ पास व्हेन द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल प्रेजेंट इन एट अ कॉर्नर, यानी कि सिर्फ कॉर्नर में आपको दिख रहा है, यानी कि ये जो है कॉर्नर पे अगर है कंस्टिट्यूशन पार्टिकल, यानी ये कॉर्नर पे है, तो इसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, इसी में देख लेते हैं सेंटर यूनिट सेल, यानी कि कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स व्हेन द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर बट ऑल्सो एट अदर पोजिशन, यानी कि वो तो कॉर्नर के साथ एक अदर पोजिशन पर भी अगर पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? अब ये सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप्स हैं। तो पहला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर 2 है बॉडी सेंटर यूनिट सेल और नंबर 3 एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 क्या आ जाएगा? फेस सेंटर यूनिट सेल में आता है यूनिट सेल इज द कंटेनिंग पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होगा? इसमें सेंटर में भी होगा। ओके, तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर। बॉडी सेंट्रल में कॉर्नर के साथ बॉडी में होना चाहिए। अ यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरे यूनिट सेल के सेंटर बॉडी में होना चाहिए। ओके, तो उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं। उसके बाद इन सेंटर
यूनिट सेल की बात करूंगा तो अ यूनिट सेल कंटेनिंग पार्टिकल एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 2 पोजीशन, यानी कि इसके साथ 2 पोजीशन पर भी होना चाहिए। इसके फिगर बना देंगे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, इट्स डायमेंशन अलॉन्ग विद द 3 एज, यानी कि ABC इसके 3 एज होंगे। मेनी आर नॉट बी द मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगा ये। एंड द एंगल बिटवीन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, एंड यूनिट सेल इज द कैरेक्टर इज द 6 पैरामीटर ABCD अल्फा बीटा गामा, यानी कि 6 पैरामीटर इसके होते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 क्वेश्चन आपके पास था टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको प्रूफ करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन है, द वाइड्स इज द फॉर्म ऑफ द 4 आइडेंटिकल स्फीयर, यानी कि 4 स्फीयर को रखने पर 4 आइडेंटिकल स्फीयर सेंटर 3, यानी कि 3 गोलों को रखने पर बीच में जो बैलेंस स्पेस बच जाता है, खाली स्थान बच जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, एंड द वेकेंट स्पेस फॉर्म बिटवीन द 3-4 टचिंग स्फीयर इज कॉल्ड, यानी कि सिंपल यहाँ पास अगर आप 3 स्फीयर को रखते हैं, यानी कि अगर आप 3 स्फीयर को रखते हैं, यहाँ पास जो स्पेस बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ से सिर्फ आंसर देखिए अभी फिलहाल। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, इसका रेडियस रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ से सिर्फ आप आंसर देख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये फिगर के अकॉर्डिंग ये जो है हमारे पास इन ट्रायंगल लेंगे ए, तो यहाँ से हम लोगों ने पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दिया है, यहाँ पास पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे तो आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास इस तरीके से जो है स्फीयर AB और BC, यानी कि जो रेडियस है हमारे पास कितना आ जाएगा, R = a/√2। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो में मतलब बना दूंगा, ताकि आपको ये रेडियस रेशियो बहुत अच्छे से टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की रेडियस रेशियो पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो रेडियस रेशियो R की वैल्यू 0.225 आ चुकी है। यहाँ पास मेरा सिर्फ मकसद था आंसर दिखाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पास देख लेंगे। यहाँ पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज़ वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जो मतलब वाइड्स का वॉल्यूम होता है वो कम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के रिस्पेक्ट में। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 4 होता है। रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.225 होता है। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख लेते हैं। यहाँ पास आप स्फीयर देख रहे हैं, यहाँ 4 गोले को रखने पर बनता है। तो दिस वॉइड्स इज द फॉर्म ऑफ 6 आइडेंटिकल एंड दैट देयर इंटर द, लिखा ना 6 सैचुरेटेड ऑफ द कॉर्नर एट द स्क्वायर ऑफ 2 स्फीयर एंड द सेंट्रल पॉइंट बाय 6 स्फीयर आउट ऑफ 6 कॉर्नर एट द ऑक्टाहेड्रॉन। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो होता है ऑक्टाहेड्रल स्फीयर प्रोड्यूस होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो है, तो ये वाला सिंपल है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पास देखिए ये 2r होता है इसका रेडियस, और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है यहाँ का रेडियस r है। ओके, और जो छोटा स्फीयर अंदर दिख रहा है उसका रेडियस स्मॉल r है, आपको ये भी देखना है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा करके हम लोगों ने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली है। AC = √2a आ चुका है। तो यहाँ से 2r + 2r कैसे आया थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ से आप इसका बेहतर सॉल्व, यहाँ की वैल्यू r है, थोड़ा समझिए, ये फिगर थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ से यहाँ की वैल्यू r है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये 2r हो गया। और ये जो स्मॉल जो स्फीयर है उसकी वैल्यू 2r है, तो 2r और प्लस कितना आ गया 2r, ये दोनों को प्लस कर दिए। ओके, तो यहाँ से हमारा आ गया ये r की वैल्यू, तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो r की वैल्यू हमारे पास 0.414 r आ चुका है। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रेडियस रेशियो जो होता है इसका रेडियस कितना होता है, 0.414 होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज लेस देन, मतलब जो लार्जर देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, तो बड़ा होता है। इसमें जो होता है 4 कैटायन एंड द सराउंडेड, इतना रेडियस होता है, ये पॉजिटिव में इतना होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोला था, यहाँ पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का है 120
यहाँ पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का है 22 ग्राम ऑफ 6 सॉल्व 122 ग्राम। तो यहाँ देखिए मास ऑफ सोल्यूशन आपको निकाल लेना है स्टूडेंट। क्या निकाल लेना है? मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए मास ऑफ बेंजीन और प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाल लेना है आपको। ओके, यहाँ तक निकालने के बाद आप क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि मास ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ बेंजीन हमारे पास दिया 22 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया 122, दोनों को प्लस कर दिए 144 आ गया। तो यहाँ से मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 122 ग्राम अपॉन 144 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ से आप वैल्यू सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे तो 15.28 ग्राम आपका स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 122 है। ओके, अपॉन कितना कर देंगे? 144 अपॉन कितना कर देंगे आप? 144। तो यहाँ से आप करेंगे, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पास आपका 1 नहीं होगा, ये 1 काट दीजिएगा, यहाँ होगा सिर्फ 22 अपॉन 144 इंटू 100। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 84.72 आ जाएगा। यहाँ गलती से लिखा गया था 122 दोनों में, तो एक जगह 22 है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हमको बात करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है यहाँ पास। तो यहाँ पास देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस लिक्विड, यानी कि गैसेस सॉल्यूशन में भी होता है। तो ये आप अपने बुक में देख लीजिएगा इसको, और अगर आप बेहतर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुक में देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ आंसर दिखा रहा हूँ। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंटेनिंग मच, यहाँ पास जो लिखा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यह मच मोर लिखा है, मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस quantity of solute as compared to the solvent is called dilute solution. Saturated solution, तो यहाँ the solution in which more solute can be dissolved the particular temperature is called saturated solution. And unsaturated solution, the solution in which more अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड डिजॉल्व इन द पर्टिकुलर टेम्परेचर अनसैचुरेटेड। यानी कि हमसे यहाँ टाइप से पूछा था सॉल्यूशन का, तो ये सॉल्यूशन के टाइप से मैंने सारे आपको बता दिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस देख लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमसे पूछा है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हम लोग क्या लिख देंगे? डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख दी हम लोग। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस and it is called conductivity. It may also be defined as conductance of 1 centimeter cube of conductor. It is denoted by the Greek letter kappa, K-A-P-P. Okay, तो ये हम लोगों ने लिख लिया, के नहीं है, कप्पा है, 1/ρ 1/r L/A। तो इस तरीके से डिनोट कर दी। इसका SI यूनिट भी हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा तो नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, उस पर नोट्स लिखना है। तो आप ये खुद से थोड़ा सा एग्री करके लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिखेंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको यूनिट भी आपके लिए लिख दिया, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, आपसे पूछा नहीं लेकिन आप लिखेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस है, अब मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन आप डाल दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होगा। मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन मैंने यहाँ डाल दिया है। तो द कंपैरिजन, यहाँ क्या लिखा है, द कंपैरिजन ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंस एज अ डिफाइंड मास ऑफ द मास ऑफ देम शुड बी प्रेजेंट इन द डिफाइंड वॉल्यूम, यानी कि जिसके वॉल्यूम क्या हो, डिफाइंड दिस डिफाइंड मास ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट हमारे पास, व्हाट इज कोलरॉस लॉ, राइट टू एप्लीकेशंस। तो कोलरॉस लॉ के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो कोलरॉस लॉ के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कोलरॉस लॉ इज द स्टडी ऑफ, यहाँ देखिए ये मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पास से लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ। मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज हैविंग कॉमन कैटायन एंड एनायन। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज इन्फिनिटिव डाइल्यूशन इज द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस। इट इज इनविजिबल ईच
मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सच इज प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस m इन्फिनिटिव प्लस पॉजिटिव लेमडा प्लस इन्फिनिटिव प्लस एक नेगेटिव आयंस एंड लेमडा माइनस इन्फिनिटिव। एक एग्जांपल आप दे दीजिए, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दे दिया है, देख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख दिया। क्या तो क्या यहाँ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिटिव डाइल्यूशन इन मैक्सिमम डाइल्यूशन इज द कंप्लीट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पास हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमारे पास हम लोगों ने निकाल लिया है। तो आप इसका देख सकते हैं, इट इज कैलकुलेट द नोइंग ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में काम आता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मास, किसी भी सॉल्यूशन का मास कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो उसमें भी आप निकाल सकते हो। एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज द रिलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सी ए स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस ए, तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगा के हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था। और बेसिकली तो अगर आप स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा, अगर आपको इसमें मैथमेटिक्स के वीडियो दे दिए गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के हिसाब से मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।